हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश, स्वागत है आपका लोक स्टडी पे। तो आज हम सोल्यूशन केमिस्ट्री का जो चैप्टर है सोल्यूशन, इसके अंदर हम वेपर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में बताया है और मैंने आपको बताया भी था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो 4 तरीके की होती है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 हमारे पास क्या थी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। अब हम जो आज का लेक्चर है उसमें वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिए, वेपर प्रेशर जैसा कि नाम है, वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं या वो वेपर्स, ये जैसे मान लीजिए वेपर्स हैं छोटे छोटे, ये वेपर्स जो प्रेशर लगा रहे हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के वेपर होंगे, क्योंकि वेपर कभी सॉलिड के तो बनते नहीं, वेपर किसके बनते हैं? लिक्विड के। ठीक है, तो जो वेपर, उस जो वेपर बने हैं उन वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर ही वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, अब व्हेन अ लिक्विड and vapor are in equilibrium then the pressure exerted by vapor of liquid at constant temperature is called vapor pressure। यानी कि मतलब क्या हुआ? जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बीकर लेता हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक बीकर है। क्या है? एक बीकर है मेरे पास, है ना। अब इस बीकर में मान लीजिए ये एक सोल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बीकर है ये बॉयल हो रहा है, यानी कि सोल्यूशन बॉयल हो रहा है। ठीक है, मतलब हम इसे क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? हीट लेने के बाद ये जो अपर सरफेस है, ये जो अपर सरफेस है इस सोल्यूशन की, यहाँ पर क्या हो रहा है? जो वाटर की जो लेयर है, जो थिन लेयर है, वो क्या हो रही है? वो हीट को लेने के बाद एक स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। वो स्टेट है वेपर स्टेट। कौन सी स्टेट है? वेपर स्टेट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एक वेपर स्टेट बन रही है, यहाँ पर वेपर बन रहे हैं। ठीक है, अब ये वेपर, ये जो मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया वेपर। क्या बनाया है? वेपर। ठीक है, ये वेपर है और दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, अब ये वेपर जो प्रेशर लगाएंगे, ये वेपर जो प्रेशर इस सोल्यूशन की लेयर पे लगाएंगे, उसी को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर पढ़िए, अब व्हेन लिक्विड एंड वेपर प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो लिक्विड है और ये जो वेपर्स हैं, जब ये इक्विलिब्रियम में होंगे तो जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा वेपर के द्वारा, उसी को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। और टेम्परेचर कैसा होता है? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, आई होप आपको वेपर प्रेशर समझ में आया होगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, हमने एक टेम्परेचर लिया है, वो कांस्टेंट है, तो उस पे जो वेपर प्रेशर होगा वो भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया? वेपर प्रेशर रिलेट करता है टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है तो वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। चलिए, अब वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज हो करना है, मान लीजिए हमें अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा? वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये हमें पता चल गया यहाँ से। चलिए, अब व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। यानी कि कोई भी सोल्यूशन है, जब इस सोल्यूशन के जो वेपर है, ये जो वेपर्स हैं इस सोल्यूशन के जो ये वेपर्स हैं, जब इन वेपर्स का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगा, तब ये सोल्यूशन बॉयल होने लग जाएगा। इस पॉइंट का ये मतलब है, व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और व्हेन सम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अब ये नॉन वोलेटाइल क्या है? देखिए, वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि तुरंत वोलेटाइल हो जाना, तुरंत वेपराइज हो जाना। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? कि वेपराइज ना होना, वोलेटाइल ना होना। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने किसी सोल्यूशन में, ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, या एक सॉल्वेंट है, इसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। तो क्या अब इस सॉल्वेंट या सोल्यूशन के वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो वही बता रहा है कि अगर हम व्हेन सम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड इन सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज डिक्रीज। क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर सोल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम कैसे इंडिकेट करेंगे या कैसे समझेंगे? तो उसके लिए ये वाला पॉइंट है। देखिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है पी नोट माइनस पी एस। अब ये जो पी एस है ये तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, लेकिन जो ये पी नोट है ना, ये है सोलवेंट का वेपर प्रेशर। यानी कि आपने, ये हमारे पास एक सोलवेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, अब इस सॉल्वेंट में जब सोल्यूट ऐड करेंगे तब तो सोल्यूशन बनेगा ना। अभी तो ये सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इस सॉल्वेंट का खुद का वेपर प्रेशर होगा, उसको बोला पी नोट, और जब हमने सोल्यूट ऐड करके इसको मिक्स कर दिया तो सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको बोला पी एस। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है पी नोट माइनस पी एस। ठीक है, अब
रिलेटिव लोवरिंग क्या होता है? रिलेटिव लोवरिंग होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ठीक है। तो रिलेटिव लोवरिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है उसको सोलवेंट के वेपर प्रेशर से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं या उसका रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमें एक लो पढ़ना है जिसको बोलते हैं रोल्स लो। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं रोल्स लो, ठीक है। अब ये रोल्स लो क्या होता है, देखिए रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, ये हमें बताता है रोल्स लो। तो रोल्स लो कहता है कि जो रिलेटिव लोवरिंग होती है ना वेपर प्रेशर की, वो इक्वल होती है, क्या होती है, वो इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन सोल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो गया, रोल्स लो हो गया, ठीक है। अब ये जो रोल्स लो है ना, ये एप्लीकेबल है किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। मतलब हमने जो सोल्यूशन लिया है उस सोल्यूशन में जो सोल्यूट हमने ऐड किया है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल। कैसा है, नॉन वोलेटाइल। तो अब इस सोल्यूशन का जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, ये हमें रोल्स लो कहता है, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब अगर हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलिकुलर वेट निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को जब आप खोलेंगे तो इसको आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसी नंबर ऑफ मोल्स को जब आप खोलेंगे तो क्या होगा, गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट प्लस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट प्लस गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू अपॉन पी नोट इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम कोई सोल्यूशन ले और वो सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हम लें, तो उसमें जो मोल्स होते हैं ना सोल्यूट के, वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, सोल्यूशन कब डाइल्यूट होगा, जब उसके अंदर सोल्वेंट की मात्रा सोल्यूट के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सोल्यूट कैसे होंगे, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू सोल्वेंट। तो इस केस में हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग हम वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो उस केस में हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो उस केस में जो सम होता है, हमारे पास सम होता है एन ए प्लस एन बी, वो इक्वल हो जाता है एन ए प्लस एन बी, वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है एन ए के। क्यों, क्योंकि एन बी जो है, नंबर ऑफ सोल्यूट जो है वो नेग्लिजिबल है, तो वो एन ए में ऐड करने के बाद भी ज़्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं देंगे, तो हम एन ए प्लस एन बी को एन ए ले लेते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्वेंट, यानी कि एन बी अपॉन एन ए, ये मैंने लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या, अगर मान लीजिए मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में एम ए अपॉन डब्ल्यू ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर में जो लोवरिंग हुई है वो भी निकाल सकते हैं। साथ साथ अगर हमें रिलेटिव लोवरिंग दे रखी है तो हम मोलिकुलर वेट या गिवन वेट ऑफ सोल्यूट और सोल्वेंट भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमने रोल्स लो पढ़ा है, ये रोल्स लो कहाँ एप्लीकेबल है, तो देखिए अभी जो हमने रोल्स लो पढ़ा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। किसके लिए एप्लीकेबल है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था कि हमने सोल्यूशन कैसा माना है, वेरी वेरी डाइल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट इज मच मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये हमने माना है। अब सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट ओबे रोल्स लो। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl में सोडियम क्लोराइड लूं, तो मुझे पता है कि ये जब जाएंगे सोल्यूशन के अंदर तो ये टूट जाएंगे Na+ और Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये रोल्स लो को ओबे नहीं करते, ये पॉइंट आपको नहीं भूलना है, ठीक है। जो रोल्स लो हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लगाया है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उस लो को ओबे नहीं करते, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे हमने नॉन वोलेटाइल के लिए लगा लिया, तो जाहिर सी बात है वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए भी कोई नया रोल्स लो होगा, तो वो भी है रोल्स लो फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। अब वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए रोल्स लो पढ़ते हैं, देखिए व्हेन बोथ द कंपोनेंट, यानी कि सोलवेंट एंड सोल्यूट, किसकी बात कर रहे हैं, बोथ का मतलब सोलवेंट एंड सोल्यूट, व्हेन solvent and solute of solution in vapor phase are volatile in nature। कैसे हो, volatile हो नेचर में, मतलब solvent भी volatile हो और solute भी volatile हो, तब जो partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction, यानी कि partial pressure of the solvent is directly proportional to the mole fraction of solvent, partial pressure of the solute is directly proportional to the mole fraction of solute। इतनी बात समझ में आ गया। अब इस proportionality को हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोलवेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट वाला ऐड करना पड़ेगा। मतलब जो पीए आया है, ये पीए कब है, ये पीए है इन सोल्यूशन, ठीक है,
इन सोल्यूशन, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। और ये जो पार्शियल प्रेशर पी नोट बी या पी नोट ए है, ये सोल्यूशन के अंदर नहीं है, ये सेपरेट है। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है। अब यहाँ पर टोटल प्रेशर जो होगा हमारे पास सोल्यूशन का, चूंकि दोनों ही वोलेटाइल इन नेचर है, तो टोटल प्रेशर क्या आएगा? पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पर पी ए प्लस पी बी है, तो जाहिर सी बात है पी ए को जब हम खोलेंगे तो वो क्या आएगा? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी आएगा ना। ऐसे ही हम जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है सोलवेंट का, वो होता है 1 माइनस एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 1। मतलब इनका जो सम होता है 1 के इक्वल होता है। ये बात हमें पता है नहीं कि पता? ठीक है, उससे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, वो आ गया 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी नोट ए और एक्स ए की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। एक मेरे पास ये फॉर्मूला है पी टोटल का। ठीक है, आई बात समझ? और एक हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था स्टार्टिंग में ही? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और ये 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, इन वाटर सेचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02 एटमॉस्फेयर इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सेचुरेटेड एयर इज 1.2 एटमॉस्फेयर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इज। मतलब हमारे पास जो सेचुरेटेड वाटर है उसमें जो एयर है उसका जो मोल फ्रैक्शन दे रखा है वाटर वेपर का, वो 0.02 दे रखा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर कितना दे रखा है? 0.02 दे रखा है। ठीक है, और जो टोटल प्रेशर है ऑफ सेचुरेटेड एयर, टोटल प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड एयर जो दे रखा है 1.2 एटमॉस्फेयर दे रखा है। तो बस हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम एक लो याद करते हैं, वो था डाल्टन्स का लो। तो सोल्यूशन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लो। डाल्टन्स लो क्या कहता है? डाल्टन्स लो कहता है कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये कहता है डाल्टन्स लो। ठीक है, तो यहाँ पर पी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स ए डॉट पी टी। ठीक है, और पी बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? एक्स बी डॉट पी टी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर डाल्टन इस लो से जो पी टोटल था पी ए प्लस पी बी हो गया। अब मैं जानता हूँ कि जो पार्शियल प्रेशर है टोटल सोल्यूशन का, वो मुझे दे रखा था एक, वो सेम है। मतलब पी ए और पी ए और पी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पी ए और पी बी की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स ए डॉट पी टी। ऐसे ही पी बी की जगह मैं लिखूंगा एक्स बी डॉट पी टी। आई बात समझ? यहाँ बस आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर? अब हमें एक्स ए जो है वो हमें पता है कितना है? 0.02। एक से कितना दिया था बताइए आपको? मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कितना दिया था? 0.02। अब आप एक्स बी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस एक्स से, ऐसे तो निकालेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.02। तो एक्स बी हमारे पास आ जाएगा 0.08। इतना आ गया। अब यहाँ पर बस मुझे क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, पी बी निकालना है। तो पी बी मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए? पी बी मेरे पास आ जाएगा पी टी डॉट एक्स बी, है ना। और जो टोटल प्रेशर था सैचुरेटेड एयर का, वो कितना था? 1.2 एटमॉस्फेयर इंटू एक्स बी कितना है? 0.08 इतना आया था। ठीक है, अब इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 कितना आएगा? सॉरी एक मिनट, 0.02 था ना, तो 0.98 होगा, तो ये 98 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.176। कितना आएगा? 1.176 एटमॉस्फेयर मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है जी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 1.176 ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन रोल्स लॉ। ठीक है, जो हमारे पास रोल्स लॉ था उसके बेसिस पर हमने दो तरीके के सोल्यूशन देखे, एक है आइडियल सोल्यूशन और एक है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं ये रोल्स लॉ को क्या करते हैं? ओबे करते हैं, मतलब रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आइडियल सोल्यूशन होते क्या? देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ जानना है कि हमारे पास एक बीकर है और उसमें हमने मान लीजिए वाटर लिया, सोलवेंट लिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल ए हुए, तो उनके बीच जो बॉन्ड हुआ वो ए के बीच बॉन्ड हुआ, लाइक के बीच में बॉन्ड हुआ, सोलवेंट के बीच में बॉन्ड हुआ। ऐसे ही अगर मैंने सोल्यूट लिया तो सोल्यूट में जो बी होंगे उनका भी आपस में बॉन्ड होगा, बी के बीच में, मतलब सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में बॉन्ड होगा, लाइक के बीच में बॉन्ड होगा। लेकिन जब मैं एक सोल्यूशन लूंगा तो उस सोल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा, और उसके मिक्स होने पर ही क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा। यानी कि जो बॉन्ड होगा वो ए और बी के बीच में बनेगा, सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में बनेगा, अनलाइक के बीच में। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब द सोल्यूशन
द सोल्यूशन विच ओबे द रोल्स लॉ इन ऑल सर्कमस्टेंसेज इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन कौन होते हैं? आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो सभी सर्कमस्टेंसेज में रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। इतनी बात समझ गए। अब यहां पर बोला गया कि इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन लाइक एंड अनलाइक कंपोनेंट आर सेम। अगर इंटरेक्शन फोर्स लाइक और अनलाइक कंपोनेंट में सेम है तो नो चेंज इन वॉल्यूम एंड नो चेंज इन हीट, यानी कि जो इंटरेक्शन फोर्स लाइक कंपोनेंट्स के बीच में था वही इंटरेक्शन फोर्स, उतनी ही कैपेसिटी का इंटरेक्शन फोर्स अनलाइक कंपोनेंट्स के बीच में है। ठीक है, तो नो चेंज इन वॉल्यूम एंड नो चेंज इन हीट, ये आपको याद रखना है। ये आइडियल सोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है कि वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा और हीट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट 2020 या 2019, ठीक है, इनमें से एक एग्जाम में ये जो आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है पूछा गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन क्या है? एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन एक एग्जाम्पल हो गया। बेंजीन प्लस टोलुइन, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारा होता है बेंजीन, और टोलुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप होता है हमारा टोलुइन। ठीक है, तो बेंजीन प्लस टोलुइन भी हमारा क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन होता है। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड का सोल्यूशन भी आइडियल सोल्यूशन होता है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का सोल्यूशन भी आइडियल सोल्यूशन होता है। मीथेनॉल और इथेनॉल का सोल्यूशन भी आइडियल सोल्यूशन होता है। ठीक है, एक आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी चीज आपको एक और बात याद रखनी है कि इसी सोल्यूशन का, जैसे अभी ये जो एग्जांपल है, ठीक है, तो इन एग्जांपल्स में से कोई भी एक एग्जांपल आपको जो है एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो वो आपको भूलना नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सके तो ये एग्जांपल हो सके क्या आपको ये एग्जांपल लर्न ही करने पड़ेंगे। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, बेंजीन प्लस टोलुइन, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, मीथेनॉल और इथेनॉल, ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल है आइडियल सोल्यूशन के। अब हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे द रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो रोल्स लॉ में क्या था कि चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो और चेंज इन हीट इज जीरो। लेकिन जो आइडियल सोल्यूशन और जो सोल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते उन्हें नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। और रोल्स लॉ को अगर ओबे नहीं कर रहे तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो के इक्वल नहीं होगा, चेंज इन हीट जीरो के इक्वल नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल टू द पी नॉट ए डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज नॉट इक्वल टू द पी नॉट बी डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ये जो पॉइंट्स में लिख रहा हूँ ना, चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन हीट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये एज इट इज एमसीक्यू में पूछे गए हैं। ऐसे ही आइडियल सोल्यूशन के लिए भी ये जो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन हीट इज इक्वल टू जीरो, ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू में एज इट इज दिए गए हैं। और पूछे गए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, जबकि हमें पता है कि रोल्स लॉ को नॉन आइडियल सोल्यूशन ओबे नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हो सकता है ऑप्शन में ये दो भी दे दे और एक एग्जांपल दे दे और एक अदर एग्जांपल दे दे, तो आपको एग्जांपल्स भी याद होने चाहिए ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा एग्जाम्पल आइडियल सोल्यूशन का है और कौन सा नहीं। ठीक है, अब यहां पर हम जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन में अंदर से एक और क्वेश्चन आ जाता है इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? जिनमें चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो नहीं होता, एक तो वो चेंज इन हीट इक्वल टू जीरो नहीं होता, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, चेंज इन हीट कुछ ना कुछ आएगा, या तो देनी पड़ेगी या तो हीट निकलेगी इन सोल्यूशन। ठीक है, तो दो तरीके के सोल्यूशन होते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है द सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, वो सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पहला नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर सबसे पहला पार्ट है सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमने कहा अनलाइक मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो अट्रैक्टिव फोर्स है शुड बी वीकर, कैसा होना चाहिए? शुड बी वीकर देन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट अट्रैक्टिव फोर्स। इससे क्या होगा? अगर सोल्यूशन का अट्रैक्टिव फोर्स यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ए और बी के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है अगर वो वीक है तो आराम से ब्रेक हो जाएंगे, और जैसे ही ब्रेक होंगे तो सोल्वेंट आपस में बॉन्ड करेंगे और सोल्यूट आपस में बॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा? सोल्यूशन जो होगा वो अपने आप को सेपरेट करेगा सोल्यूट और सॉल्वेंट की फॉर्म में। इससे क्या होगा? वॉल्यूम बाद का बढ़ जाएगा, बाद का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा मिक्सचर का वो कैसा आएगा? बढ़ा हुआ आएगा, तो पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे ही जब कभी भी बॉन्ड डिसोशिएट होता है तो हीट रिलीज होती है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है तो हीट जो है वो निकल रही होगी, हीट यहां से निकल रही होगी, तो यहां पर जो चेंज इन हीट है वो भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर हुए। अब हमने क्या बोला? वॉल्यूम बढ़ेगा, पॉजिटिव डेविएशन ड्यू टू एंडोथर्मिक रिएक्शन। चूंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट जो है वो
एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट जो है वो निकल रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमें ना हीट देनी पड़ती है। अब यहाँ पर चूंकि देखिए सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन में क्या होता है कि बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो बॉन्ड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हीट रिलीज होगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर जब हीट रिलीज होती है तो उससे जो चेंज इन हीट है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज मच ग्रेटर देन द पी नॉट ए डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट इज ग्रेटर देन द पी नॉट बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। और यहां पर आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर देखिए वेपर प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर को रीच कर लेता है, जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है तब ये बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो सोल्यूशन होता है, जो सोल्वेंट होता है वो बॉइल करना शुरू कर जाता है। तो अगर वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो 1 एटमॉस्फेयर को जल्दी टच कर लेगा, तो जल्दी टच कर लेगा तो हमें सोल्यूशन को कम गर्म करना पड़ेगा, कम समय तक उसे बॉइल करना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। आई होप आपको इस चीज समझ में आई होगी। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, अभी मैंने आपको बोला नीट 2020 और नीट 2019 या 2021 इन पेपर में से एक पेपर में एज इट इज ये मैं बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल पूछा गया था, अल्कोहल प्लस वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको याद रखना है कि अल्कोहल प्लस वाटर जो होता है वो नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होता है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए हम इस एग्जाम्पल का यूज करते हैं। अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल में आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, और उसमें बस वाटर ऐड कर दीजिए, ठीक है। और भी फर्दर एग्जांपल है जैसे एसीटोन, इथेनॉल, CCl4 और टोलुइन CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस बेंजीन, मीथेनॉल, CCl4, साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल, ये सब एग्जांपल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अल्कोहल प्लस वाटर, ये आपको नहीं भूलना, ठीक है। अल्कोहल प्लस वाटर जहां आपको एग्जांपल दिखा वो आपका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की, वो है द सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक कंपोनेंट, यानी कि ए एंड बी इज स्ट्रॉन्गर, मतलब ये इजीली ब्रेक नहीं होंगे, तो जो सोल्यूट है और जो सोलवेंट है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। पहले वाले में बढ़ा था और इसमें घट जाएगा, इसलिए तो नेगेटिव आ रहा है कि वॉल्यूम का जो मिक्सचर है उसका वॉल्यूम घट गया, तो नेगेटिव डेविएशन। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट जो है वो लिबरेट होती है, तो यहाँ पर डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और पीए लेस देन होगा पी नोट ए एक्स बी के, पी बी लेस देन होगा पी नोट बी एक्स बी के। और यहां पर अगर वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब लंबे समय तक हमें सोल्यूशन या सोलवेंट को गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉइल होगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर घट चुका है ना। अब इसका जो एग्जांपल है वो आपको याद रखना है एसिड प्लस वाटर। अगर एसिड प्लस वाटर कहीं पर भी एग्जांपल दे रखा है तो वो सिंपल सा एग्जांपल है किसका, नेगेटिव डेविएशन का। किसका एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन का। और दूसरे जैसे H2SO4 दे देगा एसिड की जगह, वाटर डाल देगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 दे देगा, वाटर दे देगा, ठीक है, ये भी एग्जांपल है। अब HCl वाटर दे देगा, ये भी एग्जांपल है। उसके साथ साथ आपको एसीटोन, एनिलीन, एसीटोन, CHCl3 प्लस बेंजीन, ये भी एग्जांपल याद रखने हैं। एक ये एग्जांपल याद रख लेना, CHCl3 प्लस बेंजीन, ये पूछा गया। बाकी आपको जो याद रखना है नेगेटिव डेविएशन वो याद रखना है एसिड प्लस वाटर, और पॉजिटिव डेविएशन में याद रखना है अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर की। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर आर दूज मिक्सचर विच बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, ठीक है ना, और ये कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिस्टिल्ड हो जाएंगे, कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिस्टिल्ड हो जाएंगे ओवर एट सेम टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, और इनका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये हमारे पास इथेनॉल है, एक एल्कोहल है, और ये वाटर है, ठीक है। हमने इसको बॉईल किया 78.4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 78.4 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसे बॉईल किया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जब हमने इसे बॉईल किया तो हम क्या देखते हैं कि पहले हमारे पास अल्कोहल कितना था, 5 to 10% अल्कोहल था, वाटर कितना था, 90 to 95%। कंपोजिशन बस रिवर्स हुआ है, कंपोजिशन रिवर्स हुआ है। अब अल्कोहल 95.57% हो चुका है और वाटर जो है 4.43% हो चुका है। अगर ये 100% है तो अभी भी 100% ये, बस कंपोजिशन रिवर्स हो गया, तो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन नहीं हुआ। सोल्यूशन का कंपोजिशन अभी भी 100% ही है, बस जो कंपोनेंट्स थे उनके बीच में चेंज आया, ठीक है। मतलब कंपोनेंट्स का जो कंपोजिशन है वो चेंज हुआ है, सोल्यूशन का कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी ऐसा मतलब ऐसा मेथड, जिस मेथड के थ्रू हम किसी भी मिक्सचर को बॉईल करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कंप्लीटली डिस्टिल्ड हो जाए वो सेम टेम्परेचर पे विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, कंप्लीटली डिस्टिल्ड हो जाए, फिर बोल रहा हूँ कंप्लीटली डिस्टिल्ड हो जाए बिना चेंज के टेम्परेचर को और बिना चेंज के अपने कंपोजिशन को, उसको बोलते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इन सबको देखेंगे। साथ साथ मेसोट्रोपिक मिक्सचर के 2 टाइप हैं, वो भी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है कि एक को थोड़ा कम गर्म करना पड़ता है, तब हमें ये जो कंपोजिशन है वो देखने को मिलता है, मतलब कंप्लीटली डिस्टिल्ड हो जाते हैं, और एक को थोड़ा लंबे समय तक बॉईल करना पड़ता है, तब जाके कंप्लीटली डिस्टिल्ड होते हैं। बस यही 2 टाइप है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट रह रहा है। उसके बाद हमारे कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपने आज का लेक्चर पूरा देखा होगा और आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने लेक्चर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको अगर वो प्लेलिस्ट देखनी है, अपना सिलेबस कवर करना है, नीट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो प्लीज़ जाइए, वॉच दिस प्लेलिस्ट एंड अपने MCQs लगाइए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।